नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है थियोरी ऑफ डिमांड। कंज्यूमर्स बिहेवियर में डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। डिमांड का मतलब क्या हुआ है? डिमांड अगर इन जनरल टर्म्स में बोले तो डिमांड तो हम जनरली हम घर में कह रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए तो डिमांड है, ठीक है ना। मम्मी डांटते हुए 4 बार बोल देती है ज्यादा डिमांड्स मत करो, तो वो तो एक बहुत ही लेमैन सा वर्ड हो गया। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में डिमांड की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो भी गिवन प्राइस है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एबल टू पे होना चाहिए एंड विशेस टू पे होना चाहिए। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं एबल हूं, ठीक है, आई कैन पे, लेकिन मेरी विश नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है। मैं BMW खरीद सकती हूं तो मैं चाहती ही नहीं, बेकार गाड़ी है। दूसरा, मैं चाहती तो हूं लेकिन अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है। तो बात यह है कि एक कंज्यूमर की इच्छा भी होनी चाहिए और ताकत भी होनी चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो एबल टू पे एंड विशेस टू स्पेंड, खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए, पे करने की ताकत होनी चाहिए उस गिवन प्राइस पे। मेरी ताकत भी है, ऐसे कैसे मेरी ताकत नहीं है, मैं खरीदना भी चाहती हूँ लेकिन 10 लाख की मिलेगी तो भाई गिवन प्राइस पर, ठीक है ना, जो मार्केट में गिवन प्राइस है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब अगर आज से कई सालों पहले वो होगी भी तो उस समय होगी, अभी तो नहीं है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी गिवन प्राइस है उस पे जब कंज्यूमर की ताकत भी है और इच्छा भी है, तब जाके इन सारी बातों को मिला के वो क्वांटिटी डिमांडेड की कैटेगरी में आता है। उससे पहले वो डिमांड वाली कैटेगरी में नहीं आता, वो आपकी डिजायर में, आपकी विश में, इन सब में इंक्लूड हो सकता है, वांट्स में, ये सब आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसके लिए हमें ये सारे एलिमेंट्स पूरे करने जरूरी है, ठीक है। अब अगर ये एक सिंगल कंज्यूमर कर रहा है तो हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड है। इंडिविजुअल डिमांड है। लेकिन अगर मैनी कंज्यूमर्स की बात हो रही है तो हम कहेंगे मार्केट डिमांड है। हम कहेंगे मार्केट डिमांड है, ठीक है ना। तो सिंगल कंज्यूमर और मैनी कंज्यूमर, ये हमें ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल एक कंज्यूमर की बात हो रही है, जबकि जब एक से ज्यादा कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो वो मार्केट डिमांड है, ठीक है। अब हमारे पास एक है डिमांड, ये सारे टर्म्स हैं, पहले मैं वही बता रही हूँ। एक है डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब हो गया टेबल है ये एक तरह की, यानी कि टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन किसकी? टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। और ये हमेशा इनवर्स रिलेशन ही होता है, मतलब नेगेटिव, मतलब इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ही होता है। कैसे? प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस घटेगा, क्वांटिटी डिमांड। एक रैशनल कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो एक रैशनल कंज्यूमर के लिए ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब इसमें वही मान लो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स 10, 12, 15 और 20 है, ये प्राइस है रुपीस पर यूनिट।
अब इसमें क्वांटिटी डिमांडेड ए की, इसने पहले 100 की, प्राइस बढ़ा इसने कम कर दी, प्राइस बढ़ा इसने और कम कर दी, इसने और कम कर दी। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया। तो डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल भी हो सकता है और डिमांड शेड्यूल मार्केट भी हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर क्वांटिटी डिमांडेड बी की ले लें, क्वांटिटी डिमांडेड सी की ले लें, इसका हो सकता है 15 हो, 14 हो, 13 हो, 12 हो। इसका हो सकता है 40 हो, 35, 20 और 5 हो। सब अलग अलग तरह से बिहेव करेंगे ना। तो जो हमारी मार्केट डिमांड होगी वो क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करके। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड क्या है कि जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ले रहा है। मार्केट डिमांड क्या है, जो all the consumers in the market at a particular point of time at the given price, the total of individual demand, the summation of individual demand। इसी तरह से अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। तो ये ग्राफिकल में ये भी इंडिविजुअल भी हो सकती है और मार्केट भी हो सकती है। मतलब इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमने दिखाया तो ये प्राइस और ये क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व ये आ गया। लेकिन ये तो ए का हो गया। अब मान लो ये बी का हो गया, तो जो मार्केट डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हमने लिया, ये हमने लिया, इन दोनों को ज्वाइन करके यहां पर एक पॉइंट लगा दिया, फिर हमने कहीं से भी ले लिया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये A प्लस बी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व तो इनवर्स रिलेशनशिप दिखा ही रहा है, लेकिन जो मार्केट डिमांड कर्व है वो है हॉरिजॉन्टल समिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हैं उनका हॉरिजॉन्टल समिशन इज योर मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर हुआ, समझ में आया? ये सारी बेसिक सी टर्म्स हैं इसकी। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं फैक्टर्स। पहले नोट डाउन कर लो फिर फैक्टर्स करते हैं। और कोई बचा है? ये ना सारे, चलो बता देना कोई मिस हो गया हो तो। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि कोई भी डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जो हम अभी तक समझते आ रहे हैं उनके हिसाब से प्राइस तो है ही, जो नेगेटिव रिलेशन में होता है। मतलब अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। हम जो भी बात कर रहे हैं वो नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लग्जरी गुड्स की बात करें तो लग्जरी गुड्स में ऐसा नहीं होता, डू नॉट अप्लाई। सीधी सी बात है, कुछ चीजें हम महंगी होती है इसीलिए लेते हैं, अगर वो सस्ते हो जाएंगी तो सब लेने लग जाएंगे तो शायद उसकी डिमांड कम ही हो जाएगी, क्योंकि फिर हम नहीं लेंगे। ये सोचेंगे कि अगर मान लो आईफोन बहुत सस्ते आने लग जाएं तो ये लगेगा ना कि कुछ डुप्लीकेट होगा, आईफोन तो सस्ते कैसे हो सकते हैं। तो कुछ चीजों की डिमांड बढ़ती ही तब है जब वो थोड़े महंगे होते हैं। तो हम जो ये बात कर रहे हैं ये नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। इवन नेसेसरी गुड्स में भी ये अप्लाई नहीं होता।
नेसेसरी गुड्स में भी अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नेसेसरी गुड्स है। अब मेडिसिन हैं, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सस्ती है तो 2 गोली खा ली और महंगी है तो आधी गोली खा ली। जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही खाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप नहीं खाओगे। मेडिसिन तो बिल्कुल नेसेसरी वाली चीज है। अगर सॉल्ट है तो ऐसा तो नहीं हो सकता सॉल्ट के केस में कि चलो नमक बहुत सस्ता है तो अपना खा लो भर के चम्मच, और नमक बहुत महंगा है तो बिल्कुल मत खाओ। हाँ, आप लोग वेस्टेज पे कंट्रोल कर लोगे। अगर बहुत सस्ता है तो थोड़ा वेस्टेज ज्यादा हो जाती है, और अगर महंगा है तो वेस्टेज कम हो जाएगी, बट कंजम्पशन पे उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ठीक है ना? इवन मेडिसिन में भी अगर कोई सस्ती टैबलेट होता है तो हम कहते हैं भैया पूरा पत्ता दे दें, डिस्प्रिन जैसी मेडिसिन का। लेकिन अगर एक टैबलेट 50 रुपए की तो हम कहेंगे भैया एक ही दे दो, पता नहीं दोबारा जरूरत पड़े ना, तो फिर क्यों खरीदें 50 रुपए की, 100 रुपए की। तो महंगी मेडिसिन जो होगी वो हम नहीं लेंगे। तो इस तरह से हम स्टॉकिंग नहीं करेंगे उनकी। तो बट अगर कंजम्पशन की बात करें तो नेसेसरी गुड्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता प्राइस का। ठीक है? ऐसे ही अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे बात करें तो इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। कैसे? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी उस चीज की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, बट ये भी नॉर्मल गुड्स में ही है। कंफर्ट गुड्स में भी ऐसा ही होगा कि हाँ चलो आप उस चीज की डिमांड बढ़ा दोगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की, इंफीरियर गुड्स में डू नॉट अप्लाई, क्योंकि इंफीरियर गुड्स होते हैं थोड़ी सी लो क्वालिटी गुड्स होती है। मान लो अब इसमें हम यही बात कर रहे हैं, हम नमक का एग्जांपल लें तो क्या होगा, हमारी इनकम बढ़ेगी। तो अभी अगर हम 15 रुपए किलो वाला नमक यूज कर रहे हैं तो फिर हम कहेंगे भैया थोड़ा बहुत सोडियम कम हो, थोड़ा हेल्दी वाली साइड ज्यादा हो, तो हम 40 रुपए वाला नमक इस्तेमाल करने लग जाएंगे अचानक से। अगर हम अभी बिल्कुल डबल टोन्ड मिल्क यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें फैट लेस मिल्क यूज करना है, अभी हम बड़े बॉडी कॉन्शियस हैं, लेकिन जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम क्या सोचेंगे, भैया फुल क्रीम यूज करते हैं बढ़िया मलाई वाला। तो मतलब कायदे की बात यह है कि आप जो इंफीरियर गुड्स में आ रहा है, यानी कि जो लो प्राइस्ड गुड्स है, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उनकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आप उससे जिन चीजों की कंजम्पशन आप नहीं भी बढ़ा सकते हो उनकी भी आप कंजम्पशन शायद या तो बढ़ा दोगे या फिर आप उनके लिए इस तरह से करोगे कि आप उसमें बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करने लग जाओगे। ठीक है ना? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में 2 आते हैं, वेबलेन गुड्स, वेबलेन गुड्स होते हैं। वेबलेन गुड्स पे किसी चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यही लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स को वेबलेन गुड्स कहते हैं, जो शो ऑफ करने के लिए हम लेते हैं। मतलब हमें उस चीज की रिक्वायरमेंट हो या ना हो, लेकिन हमको पता है हमारे ड्राइंग रूम में पेंटिंग तो बढ़िया वही होनी चाहिए, MF हुसैन की, नाम सुना MF हुसैन का? तो एक एक पेंटिंग लाखों में आती है, पेंटिंग उनकी लगनी चाहिए। तो लग्जरी गुड्स है ना, वो हम शो ऑफ के लिए कर रहे हैं ना। मतलब ठीक है, मैं पेंटिंग का शौक है, लेकिन फिर भी हम इतनी महंगी पेंटिंग क्यों लगा रहे हैं? अब अगर वो सस्ती मिलेगी तो हम नहीं लेंगे ना। तो इनकम का किसी भी चीज का इन वेबलेन गुड्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ये वेबलेन गुड्स क्योंकि हमारे शौक की वजह से आती हैं। ठीक है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में एक होती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? विच कैन बी कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। कॉम्प्लीमेंट्री विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड विदाउट अनदर। कार एंड पेट्रोल हो गया, कोई भी फ्यूल एंड कार हो गया, ठीक है ना, व्हीकल हो गया, ऑटोमोबाइल एंड फ्यूल हो गया। अब ये मार्कर और इसके इंक ये कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन मैं मार्कर इस कंपनी का लूं या दूसरी कंपनी का लूं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। हम टी एंड कॉफी को भी सब्स्टिट्यूट गुड्स की कैटेगरी में रख लेते हैं। टेक्निकली रखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो टी पर्सन है जरूरी नहीं है उसको वो सेटिस्फेक्शन कॉफी से हो, जो कॉफी पर्सन है उसको जरूरी नहीं है वो टी से हो, बट स्टिल हम इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स की कैटेगरी में रख लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे पैसे की बात आए, बहुत महंगा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो कहेगा हमें कॉफी पसंद नहीं, क्योंकि कॉफी बहुत महंगा शौक है और चाय सस्ती पड़ती है। ठीक है ना? तो इसलिए हम तो चाय, हम टी पर्सन इसीलिए बने हैं। हो सकता है वो कभी कभी कॉफी पीना उसको पसंद आए, लेकिन रेगुलर में दिस इज वेरी कॉस्टली। लेकिन अगर चाय और कॉफी दोनों का रेट बराबर हो जाए तो मे बी
सम पीपल हु वर कंज्यूमिंग टी बिकॉज ऑफ लो प्राइस, वो लोग कॉफी को कंज्यूम करने लग जाए, इसलिए हम कह देते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है ना। इंक पेन एंड बॉल पेन, इनको भी हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कह सकते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट मतलब जो उसके रिप्लेसमेंट पर हमें अवेलेबल है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा, अगर एक का प्राइस इंक्रीज होगा तो जो दूसरे की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है। अगर एक का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, जबकि यहाँ पर अगर एक का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, नेगेटिव रिलेशन है। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल्स की डिमांड कम हो जाएगी, भाई खरीद तो लो, लेकिन उसको चलाने की कॉस्ट भी तो इतनी महंगी है, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगर पॉजिटिवली है तो आप उसकी डिमांड बढ़ाओगे, लेकिन अगर नेगेटिवली है तो उसकी डिमांड कम कर दोगे। आपका टेस्ट यहाँ पे रेट से मैटर ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, यहाँ पे रेट से मैटर ही नहीं कर रहा, यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात हो रही है सिर्फ। नेक्स्ट हमारे पास आया फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। हमें पता लग जाए कि फ्यूचर में प्राइस राइज होने वाला है तो उसकी डिमांड अभी एकदम से इंक्रीज हो जाएगी ना। अभी पता लग जाए कल से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, चाहे हमें पता है कि हम पेट्रोल को सेव नहीं कर सकते, लेकिन टैंक फुल कराने तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है ना। और ये पता लग जाए कि 12 बजे के बाद पेट्रोल के प्राइस कम हो रहे हैं तो आज कहीं जाना होगा और पेट्रोल नहीं होगा तो अवॉइड कर देंगे, छोड़ते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि उसको बहुत सेव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि आज पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, कहीं जाना है तो आज अवॉइड कर सकते हैं तो ना जाएं। तो अगर हमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में ये है कि प्राइस डिक्लाइन होने वाला है तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांड अभी से डिक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। ये बेसिक एक रैशनल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं हम, ये किसी की ऐसी बात नहीं कर रहे कि अरे ऐसा थोड़ा होता है। हो सकता है कोई रैशनल कंज्यूमर नहीं हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो वो ये सब बातें नहीं सोचेगा, लेकिन एक रैशनल कंज्यूमर ये सोचेगा, ठीक है ना। जिसको बहुत ज्यादा, ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होती बातें, अगर किसी को किसी चीज की बहुत ज्यादा हैबिट है, मतलब इसे हैबिट भी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि मान लो किसी चीज की लत है, मतलब हम ये वाली ही फ्रेग्रेंस का परफ्यूम यूज कर देंगे, इसके अलावा कोई और फ्रेग्रेंस हम बियर ही नहीं कर सकते। अब चाहे वो 200 रुपए का हो चाहे वो 2000 का हो, मुझे तो यही करना है। तो इन दैट केस प्राइस तो मैटर ही नहीं कर रहा, कुछ भी मैटर नहीं कर रहा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मैटर कर रहे हैं सिर्फ। तो हमारा एक तरीका ये है कि हम जब भी कोई फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देते हैं, क्योंकि जबकि एक्चुअली में सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं, बट फॉर स्टडी पर्पस जब हम एक फैक्टर की बात करते हैं तो हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देते हैं, और इन्हीं से हमारा फिर लॉ ऑफ डिमांड निकल कर आता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि देयर इज नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बीइंग एक टर्म आती है, क्या आती है, सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस का मतलब होता है अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ये मतलब हुआ कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे कांस्टेंट रहें, ठीक है। तो जितने भी फैक्टर्स, मतलब जब हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, ये बात हो रही है। तो अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट बीइंग सेट्रिस पेरिबस, बीइंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट हो रहा है, एक तो वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो हमें उससे होने वाली यूटिलिटी जो डराइव हो रही है वो कम होने लग जाएगी। मल्टीपल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, बहुत सारी यूजेस होंगे। मिल्क है, अब मिल्क के बहुत सारे यूजेस है ना, मिल्क को हम यूज कर सकते हैं किस किस फॉर्म में, एज अ मिल्क, कर्ड, लस्सी,
छाछ, बहुत सारी मिठाइयाँ, पनीर, इतने सारी। तो अगर मिल्क का प्राइस थोड़ा सा भी राइज होगा तो उससे होने वाले सारे के सारे प्रोडक्ट्स एकदम से उनके प्राइस भी राइज हो जाएंगे। तो मल्टीपल यूज ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। ये रीजंस हैं कि हम कहते हैं व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, व्हाई पीपल demand more at low prices, why people demand less at high prices, sorry, people demand less at low prices, हाँ सॉरी, सही तो बोल रही थी मैं। तो अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे कि why law of demand operates, why people demand more at less price, why people demand less at more price, why demand curve slopes downward from left to right, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर एक ही होगा। क्या होगा? लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड मल्टीपल यूज ऑफ कमोडिटी। इसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है, ठीक है। एजम्पशंस क्या रहेंगी लॉ ऑफ डिमांड की? हर एक लॉ के कुछ एजम्पशंस होती हैं। रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हम सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके एजम्पशंस हो गई। कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता? नेसेसरी गुड्स में नहीं होता, वेबलन गुड्स में नहीं होता, गिवन गुड्स में नहीं होता, ठीक है। गिवन और इंफीरियर वैसे अलग होते हैं, तुम्हारे लिए सेम है, मतलब आगे जब तुम पढ़ोगे इसको तो तुम्हारे लिए अलग हो जाएंगे, बट अभी तक के लेवल के लिए सेम है, तो उनके लिए भी नहीं अप्लाई होता। कोई भी ऐसी सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन पे अप्लाई नहीं होता, जो इन पे सब्सिडी ऑलरेडी मिल रही है उन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। हमें इसकी जरूरत क्या है लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ने की? ताकि हमें कंज्यूमर्स बिहेवियर पता लग सके और कोई भी इंडस्ट्री अपने प्राइस को अकॉर्डिंगली रख सके। तो ये सारा तुम्हारा थ्योरी ऑफ डिमांड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन जिसमें आप थ्योरी ऑफ डिमांड में सिंपल बेसिक थ्योरी कर रहे हो सारी, ठीक है, और एक होती है इलास्टिसिटी। अब इसके बाद इसमें एक टॉपिक और बचता है, वो है इंक्रीज, डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। ये नोट डाउन कर लो, फिर वो कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो टॉपिक आता है मेन, वो आता है शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट मत लिखो, इसको साइलेंट पे कर दे। एक है हमारे पास चेंज इन डिमांड, एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड क्या है? जो ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस, प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उसकी वजह से ये हो रहा है, और ये है ड्यू टू प्राइस, ठीक है। ये ड्यू टू प्राइस हो रहा है। तो चेंज इन डिमांड इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, जबकि इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत सिंपल है, ये डिमांड है, या तो ये ऐसे हो रही है या ये ऐसे हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया? D से D1 ये इंक्रीज हो गया और ये डिक्रीज इन डिमांड हो गया, यानी कि हमारा प्राइस ऑफ X 10 रहा, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी फिर भी 20 से 30 हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी जो इनकम है वो 100 से 200 हो गई। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है,
प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी डिमांड उतनी की उतनी ही रही। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम 100 से 200 हो गई। अगर हम डिक्रीज की बात करें तो प्राइस सेम रहा, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड 20 से 15 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमारी जो इनकम है वो 100 से 80 हो गई। फिर अगर प्राइस 10 से 9 हुआ तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, फिर भी हमारी डिमांड उतनी की उतनी रही। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम 100 से 80 हो गई। या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कुछ भी हो सकता है, हमने तो इनकम ले लिया। तो ये सब हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज हो गया। समझ में आया? लेकिन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो सिंपल है। प्राइस 10 12 हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ते ही 100 से एकदम से 90 आ गई। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ऐसे ही प्राइस 10 से 9 आया तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 100 से 120 हो गई, एक्सपेंशन आ गया। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लेकिन इसे हम कहते हैं, ये था ए, यहां से बी पे गया चाहे सी पे गया, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो गया और ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। तो इसे हम कहेंगे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है, ये मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व हो गया। समझ में आई बातें? तो इस तरह से ये हमारा कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी की बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी है, वो हमारी खत्म हो गया। हमारा अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा बचा है, जो हमें कायदे से तो आज ही कवर करना था, लेकिन अब आज हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर टाइम बहुत, उसमें पूरा और टाइम लग जाएगा, तो वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.